हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है हाई सीज ट्रीटी के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि होता क्या है हाई सी ट्रीटी, जो एक एग्रीमेंट किया गया है। इसका पर्पस बताऊंगा, किस तरीके से ये ट्रीटी मैरीन इकोसिस्टम को या फिर बायोडायवर्सिटी समुद्र की उसको कंजर्व करने में मदद करेगी। यहीं पे उन क्लॉज के ऊपर भी बात की है, कई बार मैंने आपको समझाया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी के ऊपर, वो भी आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज में प्रोवाइड करूंगा। फिर उससे कनेक्टेड जो PYQ उठे हैं वो भी आपको मैं शो करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कॉन्क्लेव हुआ है किसका, एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन का। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है किसको रिप्लेस करके हो रहा है, पहला हो रहा है ये, तो इसके पहले इसी को इंडियन साइंस कांग्रेस नाम था। मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको हटा के एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव लाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साइक्लोन मोंथा के बाद अब जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड में लाइम को स्प्रे कर रहे हैं। बहुत छोटा सा स्नैप है, लेकिन यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि लाइम की क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर क्यों लाइम को फील्ड में स्प्रे किया जा रहा है। तो वहां पे कोई ना कोई बैक्टीरियल एक पॉइंट होगा, फिर एक वायरस वाला पॉइंट होगा, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, आपको पता है इंडिया का इस समय सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है। इंडिया में जो डिमांड है एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सप्लाई लोड बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। तो करेंटली जो इंडिया का एक डर्टी पावर पैराडॉक्स है, या फिर ऐसा कह सकते हो जो कन्फ्यूजन है इंडिया का, वो ये है कि भैया हम किस तरीके से अपनी डिमांड को फुलफिल करें और साथ ही साथ अपना क्लीन एनर्जी ग्रोथ भी साथ ही साथ सेटिस्फाई करते हुए चलें। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमें डिमांड की सप्लाई करनी है, यहाँ पे डिमांड को इस तरीके से करना है कि क्लीन एनर्जी के जो कमिटमेंट्स हैं वो भी हमारे पूरे होते हुए चलें। इस वजह से आर्टिकल काफी ज्यादा जरूरी है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन GS3 2016 में था, विच वाज स्ट्रेट अवे ऑन गिव एन अकाउंट ऑफ करंट स्टेटस एंड टारगेट टू बी अचीव्ड पर्टेन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन में आराम से डाल पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अल फशेर जो सिटी के बारे में अभी 2 से 3 दिन पहले और कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो यहाँ पे फैमिन डिक्लेयर हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक बार रिकॉल करवा दूंगा। हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, डू नॉट लुक फॉर न्यू थिंग्स। मैं आपको एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है वो फिर से करवाऊंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपके अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरप्रिटेशन करना है कभी किसी क्वेश्चन का। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल बेसिकली देखिए एक इतना सा आर्टिकल है। अब अक्सर कोई भी आर्टिकल में विजुअली कोई भी इमेजेस नहीं पड़ी होती है तो बच्चे अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं, यार क्या ही ज़रूरी है नहीं है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं। तो अभी क्या हुआ है आपको पॉइंट बताऊं कि जो हाई सीज ट्रीटी है, जिसे बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट भी कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। ये हाई सीज ट्रीटी को फॉर्मली क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। मतलब जो आपकी बायोडायवर्सिटी है आपकी राष्ट्रीय जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो क्या है वहां पे आप सोच के देखो, वो है समुद्र वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो उसे रेटिफाई कर दिया गया है 60 कंट्रीज के द्वारा, और अब वो जनवरी 26 में इफेक्ट में आ जाएगी। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो मैरीन बायोडायवर्सिटी है, समुद्र की जो बायोडायवर्सिटी है, और उसके बियॉन्ड वो जितना न्यू नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड में है वो आपकी मैरीन बायोडायवर्सिटी, उसके जितने भी थ्रेट्स हैं, जैसे क्या है पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब को एड्रेस करने का उद्देश्य है इस पर्टिकुलर ट्रीटी का। आप प्रीलिम्स मेंस दोनों में एज इट इज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स को। आपसे स्ट्रेट अवे पूछें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स विद बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तब कुछ की प्रोविजन देखो, की प्रोविजन क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करेगी ट्रीटी कि मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेस क्या है, किस तरीके से वो एक कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, किस तरीके से ह्यूमन काइंड को, मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं या फिर हेल्प करते हैं, जिससे फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक अनइक्वल बेनिफिट शेयरिंग हो रही है किसकी, जो मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है, मतलब जो मैरीन लाइफ है उसकी जो जेनेटिक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो रिसोर्सेज हैं, उसको हमें लिंक करना होगा अपनी ह्यूमन काइंड से, और एफिशिएंटली इंश्योर करना होगा कि फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो। हमें इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है इसमें ट्रीटी में कि एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल होगा, कैसे मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया को आसानी से या फिर सही तरीके से
कंजर्व किया जाएगा, साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया जाएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ कहा गया टेक ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी डेवलपिंग नेशंस की, जिससे जो कुछ भी इस एग्रीमेंट के प्रोविजंस हैं उसको फुलफिल किया जा सके। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि ये ट्रीटी क्या है, वो समझ में आ गया। फिर उस ट्रीटी में क्या की प्रोविजंस थे वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, मेजर इश्यूज क्या है, किसके इश्यूज, जो आप यहाँ पे देख रहे हो हाई सीज ट्रीटी के मेजर इश्यूज क्या है। तो उसमें सबसे पहला मेजर इशू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिंसिपल है। अभी भी हमें ये नहीं एग्जैक्टली पता है कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड क्या है और फ्रीडम ऑफ हाई सीज क्या है, किस तरीके से उसको हम कैटेगराइज करेंगे, इस प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करेंगे वो नहीं पता है। बेसिकली अगर हम कहते हैं कि भैया ये आपका XYZ अलग अलग मैरीन स्पीशीज है, तो कहा जा रहा है कि भैया वो कॉमन है, लेकिन फिर वही बात है ना, अगर कॉमन है तो जो आपके पास शक्ति है वही शक्ति दूसरे देश के पास होगी। तो क्या करेगा, उसी नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड में अगर ये XYZ जो आप स्पीशीज बोल रहे हो मैरीन की, वो आपके लिए जरूरी है, दूसरा भी करेगा, तो इससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों प्रिंसिपल्स में। क्योंकि जो हाई सीज हैं वो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, तो वहां पे इनके पास ओपन एक तरीके से पावर होगी काम करने की, तो वो चीज चैलेंज भी क्रिएट कर सकती है। बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म अनक्लियर है, किसके पास कितना जाएगा, पार्टिसिपेशन लैक कर रहा है, और इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप है। अभी भी अलाइनमेंट करना जरूरी है इसमें उन क्लॉज के साथ, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ। ये वही अथॉरिटी है जो माइंस वाली जो चीजें होती हैं, माइनिंग करनी होती है, या फिर कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि समुद्र के रिगार्ड में बात होती है, उसका लाइसेंस ये देता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ उन क्लॉज के बारे में। उनक्लॉज क्या है, विच इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज हैं आपस में उन्होंने कन्वेंशन किया है और समुद्र का लॉ बनाया है 1982 में। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसे ओशियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना कि किस तरीके से यूज होगा, मैनेजमेंट होगा, कंजर्वेशन होगा ओशियन रिसोर्सेज का, और क्या है मैरिटाइम बाउंड्रीज और उसके अधिकार एक देश के। तो उन्होंने कहा टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा जहां पे फुल सॉवरिटी होगा। कंटिग्यूस जोन जो होगा वो 24 नॉटिकल माइल होगा जहां पे लिमिटेड कंट्रोल डाला गया लॉ एनफोर्समेंट का। EEZ जिसे आप लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, वो 200 मील तक एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के राइट होते हैं। फिर ऐसे कॉन्टिनेंशियल सेल्फ हाई सीज होता है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ये रेगुलेट करता है डीप सी माइनिंग बियॉन्ड नेशनल लिमिट्स। अगर आपको पूछा जाए कि भैया जो लाइसेंस होता है डीप सी में माइनिंग करने का कौन देता है, बोलोगे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये आपको पता होना चाहिए। इतना बोला है, कोई ना कोई कारण तो हो गई। तो अभी देखते हैं इंडिया का स्टेटस क्या है। इंडिया ने 95 में रेटिफाई किया था और इन्होंने कहा भैया हम लोग जो है जो भी प्रोविजंस आपने दिए हैं उनक्लोज में उसको फॉलो करेंगे, ताकि इंश्योर किया जा सके पीसफुल यूज ऑफ ओशियन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी किया जा सके, सोवरेन राइट का बैलेंस किया जा सके कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड के साथ। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक्स चीज कॉमन है दोनों देश ए और बी में, तो अगर ये आपका नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है ये एक्स चीज, तो वहां पे टशल हो सकती है ए और बी के बीच में, भैया किसका है ये। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक, अब 2022 का क्वेश्चन देखो, रिगार्डिंग उन क्लॉज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा है, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश the breadth of its territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles। ये सही है। Ship of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage। क्या है, सही है, this is absolutely right। The EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles। मैंने आपको यही चीज बताई है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये आपका उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। ठीक, अब अगेन 2024 देखिए उन क्लॉज के ऊपर सवाल पूछा गया। क्या लिखा है, उन क्लॉज ऑथराइज करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि डायरेक्ट एक्शन ले ले। क्या ये तो कन्वेंशन है ना, ये तो एक बेसिकली दो या अलग अलग देशों के बीच एग्रीमेंट है, तो यहाँ कोई एक्शन के ऊपर बात नहीं होती है। कह रहे उन क्लॉज डिफाइन कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बोथ इंडिया एंड यूएस हैव रेटिफाइड उन क्लॉज। तो आंसर इस नहीं, दोनों ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। उन क्लॉज गॉट सर्टेन राइट्स टू लैंडलॉक स्टेट। क्या ये देता है, ऑब्वियस सी बात है। आप जनरली सोचो, क्या उन क्लॉज ने कोई सर्टेन राइट्स नहीं दिए होंगे लैंडलॉक स्टेट को, दिए होंगे। तो 2 and 4 इज द राइट वन। अगेन 21 ने देखिए, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन। अभी मैंने कहा जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो ग्रांट करती है लाइसेंस को, तो पहला तो गलत हो गया। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन। क्या ये सही है, यस। रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल बॉर्डर। मैं आपसे पूछता हूं, आर दे नॉट प्रेजेंट। आप सोच के देखो, कभी भी आप कोई स्टेटमेंट देख रहे हो क्वेश्चन का, तो वहां पे क्वेश्चन करिए, आर दे नॉट, व्हाई नॉट,
इफ यस वाई यस, ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अगर ऐड करोगे किसी भी स्टेटमेंट के आगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो 2 and 3 इज द राइट वन। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आए थे इससे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, इसके अंदर मेन पार्ट बताता हूँ वो क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला ESTIC, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम जनरली से बोलते हैं इमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसमें साइंटिस्ट से अर्ज किया है कि भैया वो इनोवेशन करें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स में, लो कॉस्ट फर्टिलाइजर में। व्हाट इज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? अब आप ऐसे समझो, एक होती है फूड सिक्योरिटी, एक होती है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यहां पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है हमें जरूरत है कि हम शिफ्ट करें अपना ध्यान फूड सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी। अब ऐसे समझो जैसे आप घर पे गए हुए हो, आपके घर पे खाने को है, ठीक है, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, तो क्या ये फूड सिक्योरिटी है? यस, आपके पास फूड सिक्योरिटी है। लेकिन अगेन सेम सिचुएशन, आप घर गए, आपके घर में बन रखा हुआ था, फिर आपने बन मक्खन खा लिया, पेट तो भर गया, फूड सिक्योरिटी हो गई, लेकिन क्या वहां से आपको न्यूट्रिशन मिला? क्योंकि हर एक बॉडी में पूरे दिन में या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इस वजह से सवाल खड़ा होता है कि भैया क्या हम लोग न्यूट्रिशन भी फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर बस फूड सिक्योरिटी की उसमें बस पेट भर रहे हैं? तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज कहा है कि भैया जो साइंटिस्ट या साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो फोकस करे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को लेके आए, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप में से राइस होता है, तो राइस में बायो फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, तो राइस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। जो चावल गेहूं दाल देखते हो उसमें क्या होगा, आयरन को थोड़ा बहुत बायो फोर्टिफाई कर देंगे या फिर कोई दूसरा न्यूट्रिएंट डाल देंगे जिसको खाने से इंसान की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं, या न्यूट्रिशनल डिमांड जो होती है बॉडी की, वो फुलफिल की जा सके। तो यहाँ पे यही अर्ज किया है कि आप लोग लो कॉस्ट फर्टिलाइजर को जेनोम मैपिंग करिए, पर्सनलाइज मेडिसिन को बनाइए, जिससे, और ये क्या होगा, फाइनली अफोर्डेबल क्लीन बैटरी स्टोरेज को भी आपको बनाना है। मतलब ओवरऑल ये किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि बस साइंस में कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पे बात कर रहा है, ये ओवरऑल सभी फील्ड के ऊपर बात करता है जो हमारा ESTIC है। अब यहाँ पे व्हाट वाज सेड एंड व्हाई इट वाज सेड, दोनों चीज पता होनी चाहिए। इन्होंने कहा भैया हमें फूड सिक्योरिटी से ज्यादा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि हमारी जो साइंस एंड टेक है वो नेशनल प्रायोरिटीज के साथ, वो क्या है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट के साथ अलाइन हो सके। लो कॉस्ट फर्टिलाइजर बनाना होगा सपोर्ट करने के लिए फैमिली। इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स को आसानी से कम दाम पे फर्टिलाइजर्स मिल पाएंगे। जेनोम डाइवर्सिटी के ऊपर बात की गई है जिससे पर्सनलाइज मेडिसिन बन सके। चीप इनोवेशन, क्लीन बैटरी स्टोरेज। अब जैसे ही मैंने कहा क्लीन बैटरी स्टोरेज, इससे कई PYQ उठे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कलेक्टिव रोड मैप फॉर्म बनने की बात की गई है जिससे साइंटिफिक प्रोग्रेस हो सके। हम सबको एक साथ मिलके एक ऐसा मैप बनाना होगा और उस मैप का सहारा लेकर के हम वैज्ञानिक फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस कर सकें। क्यों कहा गया? क्योंकि हम अपनी पोजीशन को ग्लोबल टेक में कहीं ना कहीं हायर करना चाहते हैं, इनोवेशन ड्रिवन हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं इंडिया का साइंटिफिक इकोसिस्टम। तो ये दोनों चीज आपकी मेंस के लिए काफी जरूरी है। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आर्टिकल आया हुआ था जहां पे क्या था, इमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। मैंने क्या, कॉन्क्लेव 3 नवंबर, तो आज 3 नवंबर है, कॉन्क्लेव हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, इंडिया, ये वो आर्टिकल उस दिन जो था वो यही सेम चीज थी कि इंडिया अपना फर्स्ट एवर ये इमर्जिंग साइंस टेक और इनोवेशन कॉन्क्लेव को क्या करेगा, होस्ट करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजर कौन है ये समझिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, और यहाँ पे ये रिप्लेस कर रहा है, इसके पहले इमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव नहीं था, इसकी जहां पे होता था इंडियन साइंस कांग्रेस। तो बेसिकली आप कह सकते हो ESTIC को लाया गया है ISC को हटा के रिप्लेस करके, ठीक है। तब क्वेश्चन उठता है कि वाई शिफ्ट फ्रॉम ISC, क्यों ISC हटाएगा? क्योंकि ISC कहीं ना कहीं अपनी साइंटिफिक डेप्थ को खो चुका था, ये कहना है, फंडिंग का गैप था, और ये भी चीज कहीं ना कहीं बताई गई कि भैया ये उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो पा रहा था ओवरऑल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। तो अभी जो हमने नया ESTIC बना रखा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फोकस है डीप टेक में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और जब बढ़ेंगे तो विकसित भारत का जो 2047 का विजन है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा इंप्रोवाइज होगा, और जब वो इंप्रोवाइज होगा तो जो हमारी साइंटिफिक लीडरशिप है वो और ज्यादा सही हो जाएगी। कुछ स्टैटिक टर्म थे, ये आपको एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब नोटिस करिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, बहुत बड़ी चीज नहीं। क्या लिखा है, इट इज बीन ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। क्या ऐसा है? अभी आपको कौन बताया किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? क्या कह रहे हैं, इट एम्स टू रिप्लेस ISC। क्या ऐसा है? यस। नोबल लॉरेट्स एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस इनॉग्रल एडिशन। इज इट नॉट
विल दे नॉट पार्टिसिपेट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्होंने पर्टिकुलरली किसी नोबेल लॉरिएट का या फिर किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट का नाम नहीं बोला है, तो जनरली तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे 2-3 इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देख कितना छोटा सा आर्टिकल है, दिख रहा है सामने आपके। अब नोटिस करो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। इन द वेक ऑफ हैवी रेन ब्रॉट बाय साइक्लोन मोंथा, अ फार्मर स्प्रे लाइम, लाइम क्या होता है, नींबू, टू प्रिवेंट वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द श्रिम्प पॉन्ड्स। तो मेरा स्ट्रेट अभी क्वेश्चन है, व्हाई फार्मर्स स्प्रेड लाइम आफ्टर साइक्लोन मोंथा। इसका मतलब क्या था, जो शिम्प फार्म है, ठीक है, जैसे आप झींगे की खेती देखते हो, यहाँ पे डिसइंफेक्ट करना, जो हैवी रेन होती है वो अपने साथ फ्लडिंग लेके आती है, और कंटैमिनेटेड जो गंदा पानी होता है वो अपने साथ बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिक वेस्ट लेके आता है, और इससे क्या होता है, जो श्रिम्प्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाते हैं। अगर श्रिम्प नहीं पता तो आप एक बार नेट पे श्रिम्प लिखिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। श्रिम्प हो गया या फिर लॉबस्टर हो गया, क्योंकि सारे के सारे आप देखोगे तो आपको इमेज से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये श्रिम्प को इन्फेक्ट ना करे, इस वजह से डिसइंफेक्ट करने के लिए लाइम को स्प्रे किया गया है। फिर वाटर की जो क्वालिटी है उसको स्टेबलाइज करना, लाइम क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, जो कि रेन वाटर डाइल्यूशन से हुई है। डिसीजेस आउटब्रेक को क्या करने में, प्रिवेंट करने में मदद करता है, पैथोजन और पैरासाइट्स को मार देता है। पॉन्ड की जो एक्चुअल हेल्थ है उसको रीस्टोर करने का काम भी लाइम करता है। इससे क्या होता है, रीऑक्सीजनेट हो जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन की कमी है पॉन्ड में वो कहीं ना कहीं क्या होती है, दोबारा से रिवाइव हो जाती है, और माइक्रोबियल बैलेंस इंप्रूव हो जाता है। तो आर्टिकल तो बहुत छोटा सा, एक छोटा सा स्नैप था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि भैया फार्मर ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन दैट वो लोग लाइम को डाल रहे हैं पानी में डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूपीएससी 23 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन चेंज क्या कर दिया था, कार्बन कैप्चर के ऊपर था। देख ली यहाँ पे लिख रहे हैं स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड, यहाँ पे भी स्प्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्प्रेडिंग कर रहे हैं, बस फर्क क्या है, यहाँ पे स्प्रेडिंग जो कर रहे हैं वो पर्पस डिसइंफेक्ट करना नहीं है, यहाँ पे पर्पस है कार्बन को कैप्चर करना। इस वजह से स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, क्या है, सही है, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब बसाल्ट रॉक को डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्बन कैप्चर की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले कई बार मैंने आपसे डिस्कशन में ये बात की है, कार्बन कैप्चर क्या होता है। कार्बन कैप्चर मतलब आपके आसपास की कार्बन को पकड़ लेना, और पकड़ के जब आप जेब में डाल दोगे उसको कहेंगे सीक्वेस्ट्रेशन, मतलब पकड़ के उसे बाहर ना निकलने देने को हम सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द केस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एक ऐसा केस जहां पे बात होगी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। अब ये है क्या, यहाँ पे एक चीज समझो, इंडिया बहुत ज्यादा पुश कर रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ। वो इतना पुश कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग अपना जो कार्बन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर दें, लेकिन ये सब होने के बावजूद जो कार्बन इंटेंसिटी है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर ग्रिड से। तो पावर ग्रिड किसका इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे या तो फॉसिल फ्यूल का या तो इस्तेमाल करेंगे किसी रिन्यूएबल का। तो फॉसिल फ्यूल का मेन चीज समझाई जाए तो कार्बन की जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में वो बढ़ चुकी है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बिटवीन 21 to 24। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये शो करता है ग्रिड जो है वो गंदे होते चले जा रहे हैं, और क्योंकि आपका जब रिन्यूएबल कैपेसिटी तो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो ओल्ड ग्रिड्स हैं वो गंदे हो रहे हैं। गंदे होने का मतलब क्या होता है, जब मैं कह रहा हूं डर्टी पावर, डर्टी पावर मतलब है वो जो एक यूनिट की पावर जनरेट हो रही है, उस एक यूनिट की पावर को जनरेट होने में कहा जाए केवल भाई आपका 10 पॉइंट, बोलते हैं ना 0.10 यूनिट का ही केवल गंदगी होती है। लेकिन अब क्या होगा, अगर प्लांट्स गंदे गंदे होंगे तो उसमें क्या होगा, वो कार्बन एमिशन और ज्यादा करेंगे। तो एक यूनिट करने में अगर 2 यूनिट की गंदगी फैल रही है तो इसमें फायदा क्या है, ये डर्टी पावर कही जाती है इसको, ठीक है, मतलब पोल्यूशन सब ज्यादा फैले। तो क्वेश्चन है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हम अपनी क्लीन एनर्जी को पुश कर रहे हैं, वो सब करने के बावजूद भी अभी क्यों ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कैपेसिटी और जनरेशन गैप है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है और जो जनरेट हो रहा है वो बहुत ही अलग है। रिन्यूएबल जो है वो 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही अगर देखा जाए प्रोड्यूस कर पा रहा है एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अभी भी कैपेसिटी उसकी यूटिलाइज नहीं की जा पा रही है। अभी भी जब पीक डिमांड की टाइमिंग होती है वहां पे सोलर एनर्जी वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, इवनिंग में फेड हो जाती हैं, क्योंकि सूरज तो दिन में रहेंगे, रात के समय क्या होगा, तो रात के समय जो हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें डिमांड पीक हो जाती है, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोल प्लांट्स जो होते हैं फिल करते हैं गैप को, ठीक है। तो ये बेसिक क्या है, ये एक तरीका है। फिर साथ ही साथ जो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर होती है वो चीपर होती है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है,
क्योंकि अभी भी उसको ट्रांसमिट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से अभी भी उसमें एडॉप्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये सब क्या, ये सब रीजन है जिसकी वजह से अभी भी हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो फुलफिल जिस तरीके से होती है वो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन या फिर पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन उठता है कि रोल क्या है, आखिर हमें एनर्जी एफिशिएंट बनना क्यों है, या फिर क्या रोल है एनर्जी एफिशिएंसी का। तो इसका मतलब ये है कि भैया हम लोग डिमांड तो कर दे रहे हैं, तो डिमांड करने से पहले हमें ये सोचना होगा हम डिमांड किस लिए कर रहे हैं। तो पहली चीज होती है भैया ये एक पहला फ्यूल होता है, क्योंकि अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड तो अपने आप, सप्लाई अपने आप इम्पैक्ट हो जाएगी उससे। अब अगर आपके घर में 3 एसी हैं, आपके घर में केवल 2 लोग हैं, तो आप 2 के 2 लोग सोचो भैया 3 एसी ऑन करके बैठो, तो यहाँ पे क्या है, पहला फ्यूल क्या है पता है, पहला फ्यूल ये है हमें एनर्जी एफिशिएंट स्टेप्स लेने होंगे, रादर देन सेइंग कि भैया 2 लोग अलग रूम में सो, एक काम करते हैं आके एक साथ सो लेते हैं, एक ही एसी चलेगी। तो ये क्या होगा, जो डिमांड है पहले ही कम हो चुकी है, तो जनरेशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है। फिर जो पीक लोड होगा वो कहीं ना कहीं हेल्प कर लेगा अगर एनर्जी एफिशिएंसी हम लोग अपनाएंगे। साथ ही साथ जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है उनको एनकरेज करना, ग्रीन बिल्डिंग को करना, क्या करना, एनकरेज करना, जिससे बिल्डिंग बहुत गर्म ना हो। जब गर्म नहीं होंगी तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहीं ना कहीं कम होगा, तो वो चीज़ ओवरऑल लेवल पे एनर्जी एफिशिएंट कही जाती है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें वे फॉरवर्ड ये करना होगा भैया, हमें एक बोलते हैं ना पावर प्लांट ऐसा करना बनाना होगा जिससे बैटरीज से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर एक घर के अंदर बिजली आ रही है सिर्फ तारों से आ रही है, हमें एक छोटा सा वर्चुअल पावर प्लांट टाइप बनाना होगा जो कि कनेक्ट हो बैटरीज के माध्यम से घरों टू घरों। जैसे आपने याद किया होगा पीएम सूर्य घर योजना, वहां पे क्या हो रहा है, आपके घर पे सोलर पैनल लगा है, वो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है किसको, दूसरे घर वालों को कर रहा है। तो ये चीज क्या है, ये वर्चुअल पावर प्लांट की कैटेगरी में कहीं ना कहीं डाला जा रहा है, मतलब मेन पावर ग्रिड से आप एनर्जी नहीं ले रहे हो। हमें अप्लायंसेस की एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, हमें टाइटन करना होगा कि 4 से 5 स्टार प्रोडक्ट जो है उनका इस्तेमाल हो जिससे एनर्जी एफिशिएंसी हो। हमें फ्लेक्सिबल टैरिफ्स को अडॉप्ट करना होगा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं या जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है उसके स्क्रैपेज में इंसेंटिव देना होगा। मतलब ऐसी मशीन्स जो कि बहुत एनर्जी इंटेंसिव है उन्हें स्क्रैप करना होगा और नए के लिए इंसेंटिव देंगे, तो कहीं ना कहीं लोग ट्रांजिशन कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब 2016 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबलिंग, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप। अब आप सोच के बताओ कहाँ पे पाया जाएगा, या आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या काम करना है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन व्हाट इज दिस, ये सर्च करोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा ये है क्या। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है हंगर मॉनिटर कंफर्म्स फैमीन इन दारफुर एल फशेर। तो पहले ये समझो दारफुर क्या है, दारफुर एक रीजन है जो कि सूडान में आता है, वर्ड बाय वर्ड लेके चल रहा हूं। अल फशीर सिटी भी सूडान के अंदर में आती है, पहला पॉइंट। सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे एक मिलिशिया ग्रुप है जिसका नाम आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इसने क्या किया, अल फशीर सिटी को पूरी तरीके से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो इसके अंदर बहुत सारे सिविलियन हैं जो कि ट्रैप हो गए, तो अब उनको अब एक प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी की वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल हंगर मॉनिटर है उन्होंने कहा है कि भैया दारफुर का जो रीजन है अल फशीर सिटी, वहां पे बहुत ही फैमाइन की सिचुएशन हो चुकी है और इस वजह से वहां पे अब क्राइसिस और सीवियर होंगी। तो वहां पे स्टारवेशन इस लेवल पे होगा कि लोगों की डेथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, प्लेसेस इन न्यूज अल फशीर सिटी के बारे में पता होना चाहिए, दारफुर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रेफ्यूजी कैंप्स हैं जिसमें आपको मैंने बताया जमजम कैंप के बारे में बताया है, क्वेश्चन भी पूछा गया ददाब कैंप के ऊपर, बीडी कैंप के ऊपर, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।